हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। देखो, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने सॉलिड स्टेट के अंदर लेक्चर नंबर 4। पिछले लेक्चर नंबर 3 में मैं पैकिंग फ्रैक्शन, डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है उसका मैं कॉन्सेप्ट बता दिया था। अब मैं उसको यूज करना आपको सिखाऊंगा और एक टॉपिक में हेडिंग देने जा रहा हूँ, एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल का कैसे एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो फिर वही बात, लेक्चर को ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, एक एक बात चमकेगा और चमकता रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। चलो जरा देखो, ध्यान से हेडिंग देते हैं, एनालिसिस ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल का एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं। और क्यूबिकल यूनिट सेल आप जानते हैं, इसमें 3 अरेंजमेंट्स पॉसिबल होता है। 3 अरेंजमेंट पॉसिबल है। पहला जिसका नाम है सिंपल क्यूबिक, दूसरा बॉडी सेंटर, तीसरा फेस सेंटर। मैं ये आपको बता चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ सिंपल, या इसी का नाम है प्रीमिटिव क्यूबिकल यूनिट सेल। क्यूबिकल यूनिट सेल। और इसमें आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि एटम्स आर ओनली एट ऑल कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। मतलब एक क्यूब के सभी कॉर्नर्स, मतलब 8 कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में, तो उसके सभी कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर किसी क्यूब के सभी कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट होंगे तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। मैं यहाँ पे एक क्यूब में बना रहा हूँ, जरा देखना ध्यान से। क्यूब, ये एक क्यूब है। इस क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। जब किसी क्यूब के कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट होंगे तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। लेकिन जरा देखो, एटम्स कॉर्नर पर रहेंगे। ये आपका एक्चुअल में एटम नहीं बनाया हूँ, ये लैटिस पॉइंट है। अगर मैं एटम बनाता तो वो बड़ा होता और इसके साथ ये टच करता। तो वो कैसे ये बना है, इसको मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूँ। जरा देखना ध्यान से। देखो, ये नीचे आपका बेस है कि नहीं, नीचे बेस, ये बेस आपका नीचे है। 1 2 3 4 लैटिस पॉइंट। इसका मतलब कि बेस में 4 एटम आएगा। तो जरा देखना ध्यान से, यहाँ पर मैं एक ये एटम हो गया, ये कितना एटम्स हो गए, 4 एटम्स हो गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 4 एटम। अब मैं जरा देखना ध्यान से, फिर मैं बगल में एक लेयर और बना रहा हूँ 4 एटम का। इस 4 एटम के ऊपर इस लेयर को लाकर हम रख दे रहे हैं, इसको इसके ऊपर लाकर रख देंगे। तो बताओ, ये मान लेते हैं नीचे है, तो 1 2 3 4 नीचे, और इसके ऊपर से 4, तो नीचे 4 और ऊपर से 4, ये मान लेते हैं मोटा हो गया। तो बताओ, जब मोटा होगा तो क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये नीचे वाला 4 और ये ऊपर से 4। लेकिन तुम बताओ, ये कौन सा पॉइंट है, ये आपका लैटिस पॉइंट है। एक्चुअल आपका यहाँ पर एटम नहीं है, ये लैटिस पॉइंट है। जब एक्चुअल एटम होगा तो कुछ ऐसे देखो आपको दिखेगा, और ये यहाँ पर इसका एटम रहेगा तो एक्चुअल दिखेगा। तो सामने आपका 2 एटम सामने और पीछे 2 एटम, फिर ऐसे 4 ऊपर रहेगा। लेकिन ये आपको जो दिख रहा है छोटा सा स्मॉल स्फीयर जो दिख रहा है, ये लैटिस पॉइंट है। तो बताइए, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, इसको सेंटर टू सेंटर मिला दीजिए। इसको मान लेते इसका डिस्टेंस a है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2r नहीं हो जाएगा जी। देखो, ये r और ये r कितना, 2r। तो वही इस फिगर में जरा देख लो, ये सेंटर, इसके जगह पर ये सेंटर, इसके जगह पर ये सेंटर, और ये बड़ा सा गोला, ये बड़ा सा गोला, ये देखो बड़ा सा गोला। तो यही जो यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, इसी को a बोलेंगे, और a बराबर कितना, 2r। देख लो, ये r और इस स्फीयर का ये r, तो a बराबर 2r। तो बताइए, सिंपल क्यूबिक में जो एज लेंथ होता है क्यूब का, मतलब a क्या है, एज लेंथ, क्यूब का एज लेंथ क्या है, a है, तो a इक्वल टू कितना, 2r। इस बात को याद रखिएगा कि सिंपल क्यूबिक में एज लेंथ कितना होता है, 2r। तो 4 एटम नीचे, फिर 4 ऊपर, तो एक मोटा सा बन गया क्यूब। और जो
कॉर्नर पे जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब लैटिस पॉइंट है, मतलब यहाँ पर बड़े बड़े एटम हैं। ये एटम देखो टच कर रहा है, ठीक है। जब ये एटम टच करेंगे तो ये मान लेते हैं क्यूब के एज लेंथ कितना है a, और ये r और ये r कितना हो जाएगा 2r। तो यहाँ पर आपके एटम्स कांटेक्ट में है। एटम्स क्या है? कांटेक्ट में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एटम्स आर इन कांटेक्ट। एटम्स क्या है? कांटेक्ट में। जब कांटेक्ट में है तो a इक्वल टू 2r। तो ये आपका सिंपल क्यूबिक ऐसे ही बनता है। अब कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है, उसको मैं धीरे धीरे लिखता हूँ, ज़रा देखना ध्यान से। सबसे पहला इसमें बात हम लिखने जा रहे हैं जिसका नाम है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम लोग बोलते हैं जेड। सिंपल क्यूबिक में जेड कितना होगा? तो बताओ इस क्यूब में कितने जगह एटम आ सकते हैं? सर 8 जगह आ सकते हैं। तो टोटल कितना? 8 एटम आ सकते हैं। लेकिन बताइए क्यूब के कॉर्नर पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो कॉर्नर कितना है? 1/8। सॉरी, कॉर्नर कितना है? 8, और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो टोटल कितने एटम आएंगे इसमें? 1। तो एक सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो आएंगे वो कितना? एक एटम के बराबर ही इसमें एटम आएगा। बाकी सब देखो हिस्सा बाहर निकल जा रहा है। तो सिंपल क्यूबिक में एटम सिर्फ कॉर्नर पर है, ठीक है सर। तो 8 कॉर्नर हो गया, और एक कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। तो 1/8 से गुना कर देंगे। तो पहला इन्फॉर्मेशन हम लोग निकाल लिए हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब चलते हैं धीरे धीरे दूसरा हम लोग निकालते हैं इन्फॉर्मेशन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको भी मिटा देता हूँ और इस डायग्राम को अभी मैं छोड़ देता हूँ, ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है जी। अब जरा देखो सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में क्या है हम लोग लिखने जा रहे हैं, जरा देखना ध्यान से। रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ क्यूब एंड रेडियस ऑफ एटम। एटम का रेडियस का बीच का रिलेशन। तो बता क्यूब का एज लेंथ कितना है? a। तो a इक्वल टू कितना आ गया? 2r। नहीं आ गया रिलेशन? तो रिलेशन भी आ गया, a इक्वल टू 2r। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि किससे रिलेटेड? सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड। ये सब बात आपको याद होना चाहिए। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना? तो मतलब क्यूब है ना जी, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? a क्यूब। इस क्यूब का एज लेंथ कितना है? a। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? a क्यूब। और a बराबर क्या है? देखो जरा ध्यान से, 2r। तो क्या हो जाएगा? 2r का होल क्यूब। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8r क्यूब। 8r क्यूब। तो मतलब एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 8r क्यूब। बहुत बढ़िया। अब आते हैं नंबर 4 पॉइंट। चौथा पॉइंट में हम लोग निकालने जा रहे हैं पैकिंग इफिशियंसी। बताइए फार्मूला क्या था? z इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये पैकिंग इफिशियंसी के फार्मूला हम बता दिए थे 3D के लिए, क्योंकि पिक्चर क्या है आपका 3D है। इंटू 100 से गुना करना पड़ेगा पैकिंग इफिशियंसी में। बताइए सिंपल क्यूबिक में z कितना होता है? 1। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया सर। ये तो फार्मूला होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना? 8r क्यूब। बहुत बढ़िया, 8r क्यूब इंटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपका 4 पाई अपॉन 24 इंटू 100। और ज़रा देखिए ध्यान से, पाई/6 इंटू 100। 4 को कटा दो, 6 टाइम्स से कट जाएगा। 4 6 के 24, 6 से कट जाएगा। तो पाई/6 इंटू 100। जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आंसर आएगा 52%, क्योंकि हम 100 से गुना किए तो परसेंट में आएगा। तो पैकिंग इफिशियंसी कितना आ गया? 52%। मतलब 100 में से 52% आपका जगह भर चुका है। एटम 52% जगह भर दिया है, तो खाली कितना होगा? 48%। तो वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं। वाइड स्पेस कितना हो जाएगा? खाली वाइड स्पेस तो 48%। तो ये आपको याद होना चाहिए। 4 पॉइंट क्लियर हो गया। बात आ गई समझ में? ठीक है, ये 4 पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब जरा देखते हैं आगे, जरा देखते हैं हम लोग आगे।
हाँ जी, पैकिंग इफ़िशियंसी भी निकल गया, पैकिंग वॉइड स्पेस भी निकल गया। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, आगे कुछ और भी आंसर निकालते हैं। देखते रहिए क्या क्या खेल होने वाला है। अरे क्रिकेट का मैदान नहीं है कि खेल होगा, ये केमिस्ट्री का मैदान है, केमिस्ट्री का मैदान। ठीक है जी, जरा देखो ध्यान से। पांचों पॉइंट देखो, मान लेते हैं आपसे पूछ दिया कि सिंपल क्यूबिक का डेंसिटी क्या होगा, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ क्यूबिकल यूनिट सेल, लेकिन कौन सा, सिंपल के लिए। तो फॉर्मूला क्या था डेंसिटी का, ZM/NA इंटू V। बताइए सिंपल के लिए Z का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 1। M का मतलब मोलर मास, तो क्वेश्चन में मोलर मास आपको वो एलिमेंट बताएगा तो मोलर मास वहाँ से निकल जाएगा। बताइए सिंपल के लिए वॉल्यूम कितना है, 8R3, और Na का वैल्यू कितना रख देंगे, 6 × 10⁻23। हालांकि 6.022 होता है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए 6 × 10⁻23 रख सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 हम लोग निकालने जा रहे हैं सिंपल क्यूबिकल यूनिट सेल का कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या निकालने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने जा रहे हैं। आइए निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए कोई सा भी एक एटम फिक्स करो। चलो मान लेते हैं ये एटम मैंने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब देखते हैं कि इसके नियरेस्ट में कितने एटम टच करेंगे। नियरेस्ट में जो टच करते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर। बता इसको ये टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सर बिल्कुल। इसका एज लेंथ A है, तो A डिस्टेंस पर ये मौजूद है, लेकिन इसको टच कर रहा है। देख लो यहाँ पर सामने दोनों टच कर रहे हैं तो भी टच करेगा। क्या ये इसको टच कर रहा है, बिल्कुल, 2 टच किया। क्या नीचे वाला टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा। तो इधर भी A डिस्टेंस पर टच करेगा, इधर भी A डिस्टेंस पर टच करेगा, लेकिन ये सामने वाला टच नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देख लो जी, यहाँ पर ऐसे हम बनाए थे, ऐसे हम बनाए थे, तो ये सामने वाला टच नहीं करेगा, लेकिन ये टच कर रहा है, लेकिन डायगोनली टच नहीं करेगा, इसलिए डायगोनली टच करने वाला नहीं है। तो इधर टच करेगा, इधर टच करेगा, नीचे टच करेगा, 3। अब बताओ, आपको तो पता है कि एक सॉलिड के अंदर यूनिट सेल बहुत सारा होता है, इनफाइनाइट यूनिट सेल होता है, तो इसके ऊपर भी तो यूनिट सेल होगा। तो A डिस्टेंस नीचे टच कर रहा है, तो A डिस्टेंस ऊपर भी टच करेगा अपने पड़ोस वाले क्यूब में, ताक झाक करेगा ऊपर अपने पड़ोस वाले में। हाँ, बहुत ताक झाक करता है सभी, समझे। एटम को तुम इतना छोटा मोटा मत समझना, क्यूब के पड़ोस में क्यूब, उसका एटम उससे ताक झाक करेगा, झाँ झू करेगा सब। तो देखो ध्यान से, A डिस्टेंस इधर टच कर रहा है, तो अपने पड़ोस में A डिस्टेंस इधर भी टच करेगा। देखो A डिस्टेंस इधर टच कर रहा है, तो A डिस्टेंस पीछे भी तो अपने पड़ोस वाले क्यूब में टच करेगा। तो बताओ ये कितना एटम को टच किया, सर अपने घर में तो 3 गो टच किया, अब पड़ोस में 3 एटम को ताक झाक करके टच किया, तो टोटल को टचिंग हो गया जी एटम्स का 6 नंबर ऑफ एटम्स। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो सिंपल क्यूबिक में किसी एक एटम का ही ले लीजिए, कोई सा भी एक एटम ले लो, वो 3 अपने क्यूब में टच करेगा, 3 बाहर वाले क्यूब में टच करेगा अपने पड़ोस में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 6। ये हो गया कुछ इन्फॉर्मेशन सिंपल क्यूबिक से रिलेटेड, आपको ये सब पॉइंट याद होना चाहिए। एक बात जरा और देख लो, ये पैकिंग इफिशियंसी 52% है, लेकिन अगर पूछ दे पैकिंग फ्रैक्शन, सिर्फ पैकिंग फ्रैक्शन पूछे तो वो कितना हो जाएगा, 0.52। जो परसेंटेज में नहीं, 52/100 कर दो 0.52, तो फ्रैक्शन परसेंटेज में नहीं होता है और इफिशियंसी परसेंटेज में होता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.52, अब परसेंटेज कितना हो जाएगा, 52%। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। जरा देखते हैं क्यूबिकल यूनिट सेल का सेकेंड जो अरेंजमेंट होता है, चलो B, जिसका नाम है बॉडी सेंटर। क्या नाम है जी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BCC। क्या बोलते हैं, BCC। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब के बॉडी सेंटर पर एटम रहते हैं। ठीक है, तो जरा इसका देख लो अरेंजमेंट, ये कैसे बनता है वो भी हम बता देते हैं, लेकिन देखने में कैसे लगेगा। देखो ये क्यूब है, ये आपका क्यूब हो गया, ये क्यूब हो गया, ये कॉर्नर पर एटम है, यहाँ पर देखो कॉर्नर पर एटम, तो एटम तो कॉर्नर पर रहेंगे ही,
ठीक है। और बॉडी के सेंटर पर भी एटम रहते हैं। कहाँ? बॉडी के सेंटर पर। तो यही एक क्यूब का एक ही बॉडी सेंटर होता है, ये बॉडी के सेंटर पर एटम मौजूद है। इस पूरे अरेंजमेंट को BCC बोलते हैं, बॉडी सेंटर। अब देखते हैं कि ये बना कैसे है, कैसे बनाया गया होगा। देखो जरा ध्यान से, 4 एटम नीचे है कि नहीं? 1 2 3 4, बिल्कुल सर। उसके ऊपर एक एटम है कि नहीं? बिल्कुल सर। फिर उसके ऊपर 4 एटम है कि नहीं? तो जरा देखो ये कैसे बना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, ये आपका ये 4 एटम, पहले तुम ऐसे बनाओ 4 एटम, ऐसे 4 एटम को रखा गया होगा। फिर इसके ऊपर एक रेड कलर का एटम आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर का एटम। तुम बताओ, जब 4 एटम को रखे हैं टच कराकर, उसके ऊपर से ये गोला रखोगे, तो इस गोले के वेट की वजह से, क्योंकि गोला अंदर जाना चाहेगा, तो ये कांटेक्ट ब्रेक होगा कि नहीं होगा? ये तो आपका माइंड ही बता रहा है कि सर ब्रेक होगा। तो अगर इसके वेट की वजह से अगर इसको हल्का दबाएंगे, प्रेस करेंगे, दबाएंगे हल्का सा, तो क्या हो जाएगा? कांटेक्ट ब्रेक कर जाएगा। क्या हो जाएगा? कांटेक्ट जिसे टच किया है अब वो अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बताइए? अलग अलग हो जाएंगे। और ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? हल्का सा अंदर चला जाएगा। ये हल्का सा आपका अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो गया? कांटेक्ट ब्रेक कर गया। अब जरा देखो, वैसे ही जैसे नीचे 4 है, एक ऊपर से, तो कांटेक्ट नीचे वाले का ब्रेक कर दिया, नीचे वाले अलग अलग हो गए। फिर ऊपर से 4 रख दीजिए, तो 4 एकदम सेम ऐसे देखो जैसे ब्लैक वाला बना है, सेम ऐसे ही 4 एटम ले जाकर इसके ऊपर हम रख देंगे। तो नीचे 4, ऊपर 4, अब बीच में वो रेड वाला। लेकिन बताइए इनका कांटेक्ट ब्रेक किया है कि नहीं किया है? तो हम बोल सकते हैं ये एज लेंथ तो ठीक है, ए होगा, लेकिन ए नॉट इक्वल टू 2r, क्योंकि अब क्या है, ये जो है नॉट इन कांटेक्ट, नॉट इन कांटेक्ट, ये कांटेक्ट में नहीं है, ये टच नहीं कर रहे हैं। तो फिर सर टच कौन करेंगे? तो देखो ये ऐसे डायगोनली टच करेगा। कैसे टच करेगा? डायगोनली। देख लो, ये नीचे वाला, ये रेड वाला क्या थोड़ा सा ऊपर होगा, उसके ऊपर ये चारों हो गए। तो जरा यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में तुमको समझ में आ जाएगा, ये इसको ऐसे टच करेंगे, मतलब ये एटम, फिर रेड वाला, फिर ये देखो डायगोनली टच कर रहा है। देखो ना यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर डायगोनली टच कर रहा है, नहीं कर रहा है डायगोनली। तो ऐसे देखो डायगोनली टच करेगा, और इसी को बोलते हैं बॉडी डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। तो BCC में जो एटम टच करेंगे वो बॉडी डायगोनल पर करेंगे, 2 कॉर्नर वाला है, वो बीच में बॉडी सेंटर पे। ठीक है, तो एक तो बात ये तय हो गया। अब जरा देखते हैं ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। ये है, इसका हम बनाते हैं यहाँ पे एक डायग्राम। जरा देखो, ये आपका एक्चुअल एटम कॉर्नर वाला, फिर इस एटम के साथ ये टच कर रहा है, फिर नीचे वाले के साथ टच करेगा। सर यहाँ पे तो टच नहीं कर रहा, ये दूर दूर है। अरे बाबू, ये लैटिस पॉइंट है। ये क्या है? लैटिस पॉइंट दूर दूर हो जाते हैं। लेकिन अब बड़ा सा गोला बनाओ, यहाँ पे बड़ा सा गोला, यहाँ पे बड़ा सा गोला, ताकि टच करे। तो देखो बड़ा बड़ा गोला बना दिए। ये इसका सेंटर देखो, ये जो है ना, यही इसका सेंटर है। ये यहाँ पे सेंटर, ये रेड वाला पूरा यहाँ पे सेंटर लोकेट कर रहे हैं। ये तो बता, पॉइंट दिख रहा है, ये दूर दूर तो हो ही गया। तो ये पॉइंट है, सिंपली क्या पॉइंट है, ये पूरा एटम है। तो बताइए ये ऐसे टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, ये आपका ऐसे टच करेगा, ये ऐसे टच करेगा। ठीक है, और यही तुम्हारा क्या है? बॉडी डायगोनल है। यही तुम्हारा बॉडी डायगोनल है। ठीक है, और अगर किसी क्यूब का एज लेंथ a है, तो इसका बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा? √3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √3a। तो जरा देखना ध्यान से, √3a इक्वल टू, ये बताओ रेडियस कितना हो जाएगा? r, ये 2r और ये r, तो कितना हो जाएगा? 4r। तो बताइए a इक्वल टू कितना? 4r अपॉन √3। ये बताओ एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन आया कि नहीं आया? देखो ये कितना r, ये कितना 2r और ये कितना r, तो कितना हो जाएगा? 4r। और ये पूरा कितना है? √3a। बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √3a। √3a मैं बता चुका हूँ। तो √3a बराबर कितना हो जाएगा? 4r। तो a इक्वल टू कितना? 4r अपॉन √3। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, पूरे इसको एक मरतबा नोट कर लो, जरा समझ लेना। फिर हम आगे इसका कुछ डेटा, कौन कौन सा पॉइंट है उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। पहले आप इसको अच्छे से नोट कर लें।
फर्स्ट पॉइंट है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहला आपसे पूछेगा बीसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जेड, ये आपसे पूछेगा कि कितना होगा। जरा देखो कि इस बीसीसी में 8 एटम कहाँ पे है, कॉर्नर पर। तो सर 8 एटम तो है कॉर्नर पर, 8 एटम कहाँ है, कॉर्नर पर। और सर 8 एटम कॉर्नर पर है, लेकिन कॉर्नर पर एक एटम का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8 प्लस एगो एटम है सर पूरा गोटे एकदम पूरा गोल एटम का है अंदर क्यूब के अंदर। और सर क्यूब के जो अंदर सेंटर होता है वहां पर कंट्रीब्यूशन कितना है 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1 1, कितना हो जाएगा 2। तो हम बोल सकते हैं कि बीसीसी में जेड कितना होता है 2, याद रखना है। सिंपल में 1 है, बीसीसी में 2। दूसरा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ बीसीसी, एज लेंथ ऑफ बीसीसी एंड रेडियस ऑफ एटम, तो बताइए बीसीसी का एज लेंथ कितना है a, लेकिन 2r के बराबर नहीं है, यहां पर निकाल दिए हैं। देखो तो a इक्वल टू कितना 4r/√3, ये हो गया एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन। तीसरा पॉइंट वॉल्यूम ऑफ बीसीसी कितना होगा बताओ, v इक्वल टू इसका एज लेंथ कितना है AQ, सॉरी एज लेंथ तो a है लेकिन वॉल्यूम कितना हो जाएगा AQ। क्यों AQ हो जाएगा, क्योंकि ये बॉडी सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल है, क्यूब ही तो है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर 4r/√3 का होल क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से वॉल्यूम बता सकते हैं, ठीक है। कुछ रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, बस सिंपल मैथमेटिक्स है। अब आइए चौथा पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाएगा पैकिंग इफिशियंसी, तो z × 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, तो निकालिए बताइए z कितना है 2, 4/3 πr³ और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना, देखो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो 4r/√3 का होल क्यूब इंटू 100। अब इसको आपको खुद सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका डायरेक्ट आप आंसर याद कर ले, क्योंकि एग्जाम में आपको इतना डेरिवेशन नहीं देगा। आपको डायरेक्ट आपसे पूछेगा बीसीसी में पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, तो बोलना आंख बंद करके बोल देना 68%, लेकिन थोड़ा सा आंख खोल देना टिक करने के लिए, बात ही समझ में, पूरा बंद मत कर देना। तो पैकिंग इफिशियंसी कितना 68%। लेकिन सर बता दीजिए वॉइड स्पेस कितना होगा, खाली जगह, वॉइड स्पेस खाली जगह, तुम खुद सोचो ना कितना हो जाएगा 32%, कितना हो जाएगा 32%। लेकिन सर ठीक है पैकिंग इफिशियंसी तो 68% आ गया, लेकिन अगर पैकिंग फ्रैक्शन पूछेगा तो हम बोलेंगे इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल दो, 68/100 कितना हो जाएगा 0.68, कितना 0.68। चमका कि नहीं चमका, चमक गया। अब चलते हैं आखिरी इसका क्या निकालने, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या निकालने कोऑर्डिनेशन नंबर। जल्दी तो लिखो, तो जल्दी लिखिए, जल्दी हो गया, बहुत बढ़िया। पांचवा पॉइंट लिखने जा रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, सर डेंसिटी पूछ सकता है बीसीसी का डेंसिटी, चलो क्या पूछ सकता है डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ अगर बीसीसी पूछे तो कुछ नहीं करना है, डेंसिटी के फॉर्मूला आपको पता है Z × m NA × V। सर बीसीसी में Z तो आप बता दिए हैं कितना 2 होता है, सर m तो मोलर मास है, वो तो क्वेश्चन में जो एलिमेंट देगा वहाँ से मोलर मास हम लोग रख सकते हैं, जब न्यूमेरिकल कराइएगा तो m तो हो ही जाएगा, ये तो बात चमक जाएगा। Na में कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग कैलकुलेशन पर्पज से 6 × 10⁻23 रख देंगे। और V कितना बीसीसी का सर, वॉल्यूम बीसीसी का वॉल्यूम, सर यहाँ पर देखिए ना वॉल्यूम आप इस्तेमाल किए हैं, यही तो वॉल्यूम है बीसीसी का, मतलब 4r/√3 का होल क्यूब, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया बीसीसी का। वो जो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो वहाँ से आपको ये समझ में आ जाएगा, लेकिन याद करना कि Z कितना होता है बीसीसी के लिए 2, अब वॉल्यूम कितना है 4r/√3 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए छठा पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर
जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। बता दें, सही में बता दें तो ज़रा देखो ध्यान से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोई से तुम एक एटम चुन लो, चलो हम बीच वाला चुनते हैं, बीच वाला मज़ा आएगा, बीच में पूरा अंदर क्यूब के अंदर है, मज़ा आ जाएगा। तुम बताओ इसको नीचे कितना एटम टच करेगा, 4 गो, क्योंकि इसको नीचे वाले चारों एटम के बीच में रखा गया था ना, तो ये 4 को टच करेगा, चारों से मजा लेगा। अच्छा ये बताओ इसके ऊपर कितने एटम है, 4 गो। सर आप पहले 4 को रखे थे, फिर बीच में इसको रखे थे, खुश नसीब आदमी है क्योंकि चारों तरफ से मजा लेगा। अब फिर ऊपर से 4 गो, तो सर ये तो बेचारा बीच में एक रेड वाला जो एटम है, नीचे से 4 गो और ऊपर से 4 गो, टोटल सर 8 के साथ खेल खेल रहा है। ये कितने के साथ, 8 के साथ, अकेले ये 8 एटम को टच कर रहा है। तो हम बोल देंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 8, नीचे 4 और ऊपर 4, कितना हो गया, 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। आ गई बात समझ में, इसको नोट कर लीजिए, ये सब पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो होता है फेस सेंटर क्यूबिकल यूनिट सेल, पहले आप इसको नोट कर लें। हाँ जी, अब जरा चलते हैं थर्ड, मतलब C, फेस सेंटर्ड क्यूबिकल यूनिट सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCC। क्या बोलते हैं, FCC। जरा देखो इसको हम लोग शॉर्ट में नहीं, एक तरीके से और CCP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CCP, मतलब क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग माने कहने क्या मतलब कि फेस सेंटर को FCC कहते हैं, इसका एक और नाम है CCP, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, क्योंकि एक क्यूब में 3 तरह का अरेंजमेंट होता है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। लेकिन वो क्यूब जाएगा FCC के पास, क्योंकि FCC अच्छा पैकिंग देगा, इसमें पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा होगा, तो मजबूत क्यूब बनेगा। इसलिए क्यूब बोलता है कि ना हम FCC के साथ जाकर चिपक जाएंगे, तो FCC को बोलता है कि भाई अपना एक और नाम रख लो, CCP, क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, मतलब क्यूब में सबसे तुम क्लोज्ड पैकिंग हो, तुम्हारे पास पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा है। अब ज़्यादा कैसे, हम अभी आपको समझा ही देते हैं, पहले एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, अभी तुरंत है कि FCC हो चाहे CCP हो, बात क्या है, सेम है। अब जरा देखिए FCC का मतलब क्या होता है। सर आप तो पहले बता ही चुके हैं कि एटम्स आर एट ऑल कॉर्नर्स प्लस एट ऑल फेस सेंटर्स ऑफ क्यूब। एक क्यूब के सभी कॉर्नर्स पर और सभी फेस के सेंटर पर एटम मौजूद है। अब सर डायग्राम बनाइए तो तुरंत चमक जाएगा। देखो खूब बढ़िया डायग्राम बनाते हैं। अरे देखो तो डायग्राम तो कितना सुंदर हम बनाते हैं तुम्हारे लिए, हैं कितना सुंदर बनाते हैं। देखो लाइन कितना एकदम स्ट्रेट खींच रहे हैं, हमको तो स्केल का जरूरत नहीं पड़ता। देखो ऐसा क्यूब, ऐसा लग रहा है कि ये क्यूब उड़ के चला जाएगा, इतना सुंदर क्यूब है। बताइए ये एटम कहाँ है, कॉर्नर पर है कि नहीं। पहले तो कॉर्नर पर एटम को बिठा दीजिए बढ़िया से, खूब बढ़िया से, सुंदर तरीके से, ये देखिए। और सर सभी फेस के सेंटर पर भी एटम रहते हैं। चलो इस रेड से हम बनाते हैं फेस के सेंटर पर एटम है कि नहीं है। ये फेस के सेंटर पर एटम है कि नहीं, नीचे है कि नहीं, ये नीचे है कि नहीं, नीचे नहीं इधर। अब देखो इसके दीवार के पीछे एक दीवार है, दिख रहा है, देखो ये पीछे वाला, और ये एक आगे वाला दिख रहा है, ये आगे वाला फेस के सेंटर, ठीक है, फेस का सेंटर। अब जरा देखो एक काम करो, दीवार टू दीवार मिला दो, इसको इस दीवार के सेंटर से मिलाओ, इसको इस दीवार के सेंटर से मिला दो, इसको इस दीवार के सेंटर से मिला दो, इसको इस दीवार के सेंटर से मिला दो, ठीक है, ताकि आपको दिख जाए कि एक प्लेन में, जैसे मान लेते हैं इस दीवार का सेंटर है, उस दीवार के सेंटर से मिला दीजिए, फिर सामने वाले दीवार के, फिर सामने वाले, ऐसे, ठीक है। तो इस सेंटर से इस सेंटर को, इस सेंटर से इसको, इसको इससे, और इसे मिला दिया गया। इसका क्या फ़ायदा भी आ गया समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बताइए क्यूब का जो एज लेंथ होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं a,
लेकिन अब भी यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 2r होगा, a 2r के बराबर नहीं होगा, 2r के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों एटम जो हैं आपको जो दिख रहे हैं, चलो यहाँ से हम रेड से बना देते हैं, ये देखो ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये क्या है? नॉट इन कॉन्टेक्ट, नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है? तुम बताओ। इस चारों के बीच में एक रेड है कि नहीं? जैसे 4 गोला है और उसके बीच में वो रेड फिट कर दिया जाए तो बताइए ये दोनों फर्क होगा कि नहीं? कॉन्टैक्ट ब्रेक होगा कि नहीं? इसका भी कॉन्टैक्ट ब्रेक, इसका भी कॉन्टैक्ट ब्रेक। तो इस बीच में एक रेड के आने की वजह से इसका कॉन्टैक्ट टूट गया। अगर ये रेड नहीं होता तो हो सकता टच कर सकता था। तो इस रेड के वजह से, इस सेंटर में आने की वजह से, फेस के सेंटर में आने की वजह से, एटम जो फेस के सेंटर पर है उसकी वजह से इसका कॉन्टैक्ट ब्रेक कर गया। तो जब कॉन्टैक्ट ब्रेक कर जाएगा तो a नॉट इक्वल टू 2r होगा। अब क्या टच करेगा अभी हम लोग देखेंगे ध्यान से। आइए सबसे पहले देखते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं z कि इसमें कितना एटम होगा। तो सर देखिए पहली बात कि 8 एटम्स तो है कॉर्नर पर। कहाँ है जी? कॉर्नर्स पर। और कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8। और सर प्लस लिखिए 6 एटम है फेस के सेंटर पर, FC का मतलब फेस का सेंटर 6 गो, एक गो फेस के सेंटर पर कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो ज़रा सोच के बताइए, सोच के देखिए यहाँ पर इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना आ गया? 4 FCC में। दूसरा पॉइंट ज़रा देखना ध्यान से, रिलेशन बिटवीन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ऑफ FCC एंड रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम। तो FCC के एज लेंथ में रिलेशन और एटम के रेडियस में FCC के एज लेंथ और एटम के रेडियस का आपसी क्या संबंध है, ये हम लोग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले आप इसको अच्छे से इतना नोट कीजिए, मैं इसको इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको बताने के लिए मैं इधर बताने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इसका 1 फेस कंसीडर हम करते हैं। कितना? कंसीडर 1 फेस, एक फेस हम कंसीडर करने जा रहे हैं। कोई सा एक फेस ले लीजिए, चलो मान लेते हैं नीचे वाला ही फेस ले लो, नीचे वाला, ठीक है। चलो एक फेस हम ले लेते हैं, कोई सा एक फेस ले लीजिए। बताइए नीचे वाला 4 कॉर्नर पर एटम है कि नहीं? बिल्कुल है। तो गोला अब एटम बनाओ, एक्चुअल एटम बनाओ, एक्चुअल एटम। देखिए ध्यान से, एक्चुअल हम एटम बना रहे हैं, एक्चुअल एटम। इसको लैटिस पॉइंट के फॉर्म में भी दिखा सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में एटम बना रहा हूँ, ये देखो चारों कॉर्नर पर एटम है। सर टच क्यों नहीं करा रहे हैं? नहीं कराएंगे टच, क्योंकि देखो 4, 1 2 3 4 ब्लैक वाला, अब बीच में रेड वाला है ना, इसकी वजह से, क्योंकि इसके बीच में देखो कौन आराम कर रहा है? रेड वाला। कौन आराम कर रहा है? रेड वाला। तो ये नीचे वाला फेस हो गया। ऐसे से कितना फेस होगा? 6 फेस होगा। कोई एक कंसीडर कर लो। क्या ये कांटेक्ट में है? नहीं है। अब यही लेंथ कितना था आपका? a था नो जी, यही a नॉट इक्वल टू 2r, क्योंकि इतना r होगा और ये r, क्या 2r लिख सकते हो? a इक्वल टू 2r? नहीं। तो सर देखिए सर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर, ये देखिए सर टच कर रहा है, कर रहा है टच। अब बताइए एक फेस है, तो फेस है तो ये फेस का डायगोनल होगा। ये क्या होगा? फेस डायगोनल, फेस डायगोनल होगा। और आपको पता है कि फेस डायगोनल कितना होता है जी? बताओ। फेस डायगोनल का जो लेंथ होता है वो होता है √2a। अगर क्यूब का एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है? √2a। आप जानते हैं ये स्क्वायर है, स्क्वायर का डायगोनल कितना? √2a। तो बताइए √2a इक्वल टू ये कितना? r, ये कितना? 2r, ये कितना? r, तो कितना हो जाएगा? 4r। तो a इक्वल टू कितना? 4r अपॉन √2। तो a इक्वल टू हो जाएगा 2√2r। ये हो गया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम। 4 को लिखना 2 × 2 और एक 2 को लिखना √2 × √2, √2 से कैंसिल,
तो 1√2 बच जाएगा, तो 2√2r। तो ये एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन हो गया। जरा इसको अच्छे से बना लीजिए, समझ लीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको हम समझाए हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ जी, अब जरा चलते हैं ध्यान से, चौथा पॉइंट देखते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ एफसीसी। एफसीसी का वॉल्यूम क्या होगा? एफसीसी का मतलब फेस सेंटर क्यूबिकल, क्यूब आ गया ना जी। तो क्यूब के लिए क्या होता है फॉर्मूला? ए क्यूब, और इसमें ए कितना है? ए का हम लोग भी निकाले थे, ए बराबर 2√2r का होल क्यूब। कितना हो जाएगा बताओ ना, कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 16√2r क्यूब। 2 का 3 कितना हो जाएगा? 8, और √2 8 दूनी 16, 16√2r क्यूब। यहाँ से आप निकाल सकते हैं, क्यूब करके इतना लिख सकते हैं, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखो, पैकिंग इफिशियंसी लिख दें। सर फॉर्मूला क्या होता है? जेड, तो जेड कितना आ गया इसमें? 4/3 पाई r क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? 16√2r का होल क्यूब इंटू 100। r क्यू से r क्यू कैंसिल, ठीक है। जब इसको तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको याद कर लेना है। कितना आ जाएगा? 74%। कितना? 74%। और पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो 74/100 कर दीजिए, कितना? 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। और इफिशियंसी 74%। अगर आपसे पूछे वाइड स्पेस कितना? वाइड स्पेस तो 24%। 24%। तो बताओ, सिंपल में 52% पैकिंग इफिशियंसी था, मतलब 52% एटम पैक्ड हो गया था, मतलब 52% जगह भर गया था क्यूब में, सिंपल में। और इसमें बीसीसी में कितना? 68%, 68% जगह भर गया था। और बताइए एफसीसी में कितना जगह भर गया है? 74% जगह भर गया है जी। माने खाली जगह इसी में सबसे कम है। और देखो कितना, 26% खाली जगह है। तो सबसे बढ़िया पैकिंग इसी के पास है ना जी। चलिए अब जरा देखिए पांचवा पॉइंट, डेंसिटी की बात करेगा। डेंसिटी ऑफ एफसीसी। तो आप क्या कीजिएगा? D = ZM/NA/V, और Z कितना पुट कीजिएगा? 4। और वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर कितना है बताइए? 2√2r का होल क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन से हम लोग निपट लेंगे। अब आइए 6 पॉइंट, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या नाम है जी? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? तो जरा देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तुम खुद से देखो। चलो इस एटम को हम कंसीडर कर रहे हैं। बता, ये एटम 4 टच कर रहा है अपने प्लेन में। देखो इसको 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 चारों को टच कर रहा है, क्योंकि बीच में है। नीचे देखो एक प्लेन हम बनाए हैं, 1 2 3 4, तो ये 4 को टच करेगा। तो एक प्लेन में 4 और नीचे वाला प्लेन में 4, कितना? 8। इसके ऊपर भी तो क्यूब होगा ना जी, तो उसके नीचे वाला कितना? 4। तो ये अपने प्लेन में 4, ऊपर वाले क्यूब में 4, 8, और नीचे वाले में देखो 4, 12। ठीक है, 4 + 4 + 4 कितना? 12 हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 4 क्या हो गया? सेम प्लेन में, माने अपने प्लेन में। ये कहाँ? बिलो वाला प्लेन में, नीचे बिलो प्लेन। और ये कहाँ? ऊपर, अपर प्लेन, अपर वाले प्लेन में। ठीक है, तो 4 4 4 कितना? 12 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे ज़्यादा किस में है? एफसीसी में। आपका सिंपल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 6। बीसीसी में कितना था कोऑर्डिनेशन नंबर? 8। और एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 12। क्योंकि जितना ज़्यादा एटम पैक्ड होगा उतना ज़्यादा एटम टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। अब जरा देखें ध्यान से, हम लोग क्या पढ़े हैं, सुनो ध्यान से। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग देखते हैं पैकिंग इफिशियंसी का ऑर्डर। पैकिंग इफिशियंसी का ऑर्डर सबसे पहले हम देखे हैं सिंपल क्यूबिक, फिर देखे हम लोग बीसीसी देखे हैं, फिर क्या देखे हम लोग? एफसीसी देखे हैं। इसमें पैकिंग इफिशियंसी कितना आया था? 52%। इसमें कितना आया था? 68%। इसमें कितना आया था? 74%। मतलब इसमें एफसीसी में एक क्यूब है,
उस क्यूब का 74% जगह ऑक्युपाई हो गया है एटम्स के द्वारा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 74% स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, मतलब एटम्स के द्वारा 74% जगह भर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जगह कहाँ भरा हुआ है? एफसीसी में। इसलिए देखो पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा किसका है? एफसीसी का, फिर बीसीसी का। तो सबसे अच्छा सॉलिड कौन होगा? यही, क्योंकि इसके अंदर एटम ज़्यादा पैक्ड है। जिसमें ज़्यादा पैक्ड होगा उसका पैकिंग इफिशिएंसी ज़्यादा होगा और वो स्ट्रॉन्ग सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, पैकिंग इफिशिएंसी का ऑर्डर हो गया। अगर आपसे पूछे कोऑर्डिनेशन नंबर तो बता सिंपल क्यूबिक बीसीसी एफसीसी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसी का ज़्यादा है क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 12, इसका 8, इसका 6। तो पैकिंग इफिशिएंसी बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो पैकिंग इफिशिएंसी भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्यों? कि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा एटम टच करेगा और जितना ज़्यादा एटम टच करेगा उतना पैकिंग इफिशिएंसी भी ज़्यादा होगा क्योंकि जगह उतना ज़्यादा एटम कवर कर लेगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से पैकिंग इफिशिएंसी भी बढ़ता है। तो बताइए सिंपल क्यूबिक ये भी क्यूब है, बीसीसी ये भी क्यूब है, एफसीसी ये भी क्यूब है, तो सबसे अच्छा क्यूब कौन सा है? एफसीसी। इसीलिए एफसीसी को हम लोग बोलते हैं क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग। क्यूबिकल क्लोज्ड पैकिंग, यही कहानी था, आप इसको नोट कर लें। अब मैं इस पे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, थ्योरी को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल्स इस पे हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। अच्छे से इसको पढ़कर नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।